Hello everyone, welcome back. This is today's with Sanamya Poonam ma'am. So हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम रेनेसेंस और उसका ओरिजिन, उसके काउजेस एंड रिजल्ट्स को कवर करने वाले हैं. ठीक है, इसको वन बाय वन हम जितने भी पॉइंट्स इसमें हैं डिटेल में समझेंगे. बट उसके पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देती हूँ. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. देखो, जो रेनेसेंस वर्ड है बेसिकली अगर लिटरली हम बात करें तो इस वर्ड का मीनिंग होता है रीबर्थ, रिवाइवल, रिजुवनेशन और समथिंग जो एक डार्क एज से एनलाइटनमेंट की तरफ जाने का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड रेनेसेंस. ओके, और ये अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये रिलेट करता है जो मेजर चेंजेस आए थे मिडिवल एज के बाद, जब हम मिडिवल से मॉडर्न एरा में एंटर कर रहे थे, उस टाइम पीरियड की बात है. ओके, अगर हम पूरी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड जब हम करते हैं, द वन इज एंशियंट, second is medieval or middle age and the third one is modern age. तो जब हम मिडिल एज से जब हम मॉडर्न में एंटर कर रहे तो जो बीच का पीरियड है दैट इज कॉल्ड अर्ली मॉडर्न एज और रेनेसेंस पीरियड. ओके, तो ये उस टाइम पीरियड की बात है. और अगर डेट में इसको समझे तो ये ऑलमोस्ट 1450 से लेके 1660 तक जाता है. तो ये रेनेसेंस का टाइम पीरियड है और आपके सिलेबस में ये रेनेसा टू 17th सेंचुरी यूनिट 1 में ये कवर होता है. ओके, on the intellectual side there was a revival of literature, art, investigative spirit. इसको जरूर अच्छे से समझना है क्योंकि because of the questioning people just started questioning और इसकी वजह से बहुत सारे inventions हुए in the field of science. और पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो इट वाज अ एंड ऑफ फ्यूडलिज्म. ये जो वर्ड है फ्यूडलिज्म, इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है सर्च करके. फ्यूडलिज्म बेसिकली जो हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा होती है या इंडिया में जो जमींदारी प्रथा होती है, सेम उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिसके पास लैंड होती है वो नीचे के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए काम करते हैं, बदले में उनको प्रोटेक्शन या वो जो भी उनका जरूरत का होता है वो उनको प्रोवाइड कराते हैं. ओके, सो इट वाज अ फ्यूडलिज्म. बट यहाँ पे जब रेनेसा एंटर होता है पॉलिटिकली चीजें चेंज होती हैं और ये एंड करता है, यहाँ से शुरू होता है नेशन स्टेट का इमर्जेंस. ओके, यानी कि अब फ्यूडल सिस्टम नहीं चलेगा, अब जो नेशंस हैं स्टेट बनेंगे, उस हिसाब से सिस्टम वर्क करेगा. आगे जब हम सोशल स्फीयर की बात करते हैं तो स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म. अब ये जो वर्ड है इंडिविजुअलिज्म, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. इंडिविजुअलिज्म मतलब पहले क्या होता था, डार्क एज में लोग ग्रुप्स में सोचा करते थे, लाइक चर्च की अथॉरिटी चलेगी या फिर कोई पर्टिकुलर मोनास्ट्री है या फिर लोग एक ही तरह से ग्रुप्स में सोचते थे और एक ही तरीके की चीजें फॉलो करते थे. दैट इज वाई वो क्वेश्चन नहीं करते थे उतना ज्यादा. तो इंडिविजुअलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं उतना नहीं था, ट्रेंड में नहीं था. ठीक है, टेंडेंसी नहीं थी लोगों की कि कोई एक इंसान अगर कुछ सोच रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोई 100 लोग सोचे तभी वो सही है. मे बी कोई एक इंसान अगर वो कोई नया आइडिया देता है, कोई नया थॉट देता है, दैट इज ऑल्सो वैलिड. ओके, तभी फिलोसफर्स एंड ऑल जो लोग हैं इनकी बात को वैलिडेशन मिलना स्टार्ट हुआ और लोगों ने उसको मानना स्टार्ट किया. वहां से एक सोच जो है कॉमन मैन की उसमें डिफरेंस आता है और ये रेनेसेंस का एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोसाइटी को चेंज करने में. उसके बाद हम ह्यूमैनिज्म पे आते हैं. ह्यूमैनिज्म बेसिकली अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो इट इज समथिंग लाइक कि कोई बहुत ह्यूमैनिटेरियन है, ठीक है, कोई बहुत अच्छे काम करता है तो वो हम उसको ह्यूमन या हम उसको मानववाद जिसको बोलते हैं हिंदी में वो है. बट उस टाइम पीरियड में इट वाज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स. ओके, इट वाज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें आपका ग्रामर आता था, ग्रामर, पोएट्री, आपका हिस्ट्री आता था, ठीक है, आपका रेटोरिक आता था, रेटोरिक. इसके अलावा मोरल फिलॉसफी आता था
और जो एंशियंट ग्रीक और लैटिन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस है वो भी इसमें था, वो भी इसके साथ पढ़ाया जाता था। तो इट वाज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट, और जो भी इनको पढ़ता था उनको ह्यूमैनिस्ट बोलते थे, और इसी सब्जेक्ट का जो एसेंस है उसको फॉलो करने के लिए ह्यूमैनिज्म बोलते थे। ठीक है, यानी कि जो चर्च की अथॉरिटी है या जिस भी तरीके से पहले चलता आ रहा है उसको तो मानना ही मानना, या फिर उसको क्वेश्चन करते हुए मानना, बट अपना खुद का नया थॉट प्रोसेस क्रिएट करना, दैट वाज ह्यूमैनिज्म। ओके, अगर हम टाइम पीरियड में जाएं तो रिनेसा का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, इट वाज जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद डार्क एज आती है। ठीक है, डार्क एज आती है, और उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वहां पे जो कल्चर है वो मेंटेन था, लेकिन जो रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन करता है तो इनका जो कल्चर है, इनका क्लासिकल लिटरेचर है वो निग्लेक्ट हो जाता है। बट एक जगह ऐसी थी जहाँ पे सब कुछ मेंटेन होता है। अब देखिए, जो रोमन एम्पायर है वो दो हिस्सों में डिवाइड था। द वन इज वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड द सेकेंड वन ईस्टर्न रोमन एम्पायर। दिस वन इज वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड इधर ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ओके, तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है उसमें चीजें बहुत हद तक मेंटेन थी। ठीक है, तो होता क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह होती है उसको सीज कर लिया जाता है ऑटोमन तुर्क के द्वारा, जो कि 1453 में करता है, और किंग कौन होता है उसका, उसका हेड होता है मोहम्मद सेकंड। इसका नाम आपको याद रखना है। ये कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक करता है, और ये हिस्टोरिकली कल्चरली जो मोनास्ट्रीज होती हैं या फिर जहाँ पे भी इनका कल्चर मेंटेन होता है उस जगह को टारगेट करके ये अटैक करता है। होता क्या है, यहाँ से जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स होते हैं वो इधर को जाते हैं एस्केप करके, और अपना जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, या फिर जो भी नॉलेज है, ऑब्वियसली स्कॉलर्स थे तो उनको काफी ज्यादा नॉलेज थी, वो एस्केप करके रोम में जाते हैं। ठीक है, रोम कहाँ है, इटली में। ठीक है, इटली में है। दैट इज वाई जो क्लासिकल ऑफ लर्निंग है और जो रेनेसा है वो सबसे पहले इटली में फ्लोरेंस में आता है। ओके, और जो इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट है इज जस्ट स्टिमुलेटेड एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ओके, आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर, ज्योग्राफी एंड रिलीजन। ओवरऑल हर फील्ड में काम हुआ था। ओके, हर फील्ड में। और अगर हम रेनेसा इन इटली की बात करें, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या फीचर्स थे, बेसिकली उस टाइम पे क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं। देखो, जब रेनेसेंस इटली में चल रहा था तो उस वक्त रूलिंग जो फैमिली थी वो थी मेडिसी फैमिली। ओके, एंड दे वर द रिचेस्ट ऑफ दैट टाइम। ये लोग उस वक्त सबसे ज्यादा रिचेस्ट थे। दे जस्ट स्टार्टेड सपोर्टिंग बडिंग आर्टिस्ट। ओके, इन्होंने उनको स्पॉन्सर करना शुरू किया, स्पॉन्सर करना शुरू किया, और यहाँ से इनको कमीशन मिलती थी कि अगर आप पेंटिंग्स बनाते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं या अच्छा काम करते हैं तो आपको स्पॉन्सर किया जाएगा, और उन पेंटिंग्स को, मूर्ति जो भी बनेगी उनको हो सकता है किसी पब्लिक प्लेस पे रखा जाए, या हो सकता है कोई पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है तो उसे किसी चर्च में लगाया जाए। तो इस तरीके से ये वर्क करता था। इन्होंने पैटर्नाइज करना शुरू किया। ठीक है, पैटर्नाइज करना इज समथिंग लाइक स्पॉन्सर करना या सपोर्ट करना फाइनेंशियली, और उसको कमीशन देना। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 60 ईयर तक थी ये मेडिसी फैमिली वहां पे, एंड दे वर द बैकर्स ऑफ द मूवमेंट। ओके, और रेनेसा फ्लोरेंस में स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दीज गाइज। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनके जो टाइम पीरियड था उसमें एडवांसमेंट ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स, कल्चर एंड ट्रेड सब में बहुत अच्छा चल रहा था। और अगर हम रेनेसा की पीक की बात करें तो ये 17th सेंचुरी में रेनेसा इटली से स्टार्ट होने के बाद 17th सेंचुरी में अपने पीक पे पहुंचा था। ओके, अब बात करते हैं लिटरेचर की, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है, रेनेसा का जो इम्पैक्ट था वो लिटरेचर पे क्या पड़ा। देखो, जो रेनेसा है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो था रिवाइवल ऑफ टीचिंग ऑफ एंशियंट एंड ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर। जब हम 16 या 17 सेंचुरी के किसी भी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट या पोइट की इस तरीके से बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम एक चीज कॉमन देखते हैं कि दे वर इन स्टार्टिंग में वो ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे, और वहां पे क्या सिखाया जाता था, ग्रीक एंड लैटिन। विलियम शेक्सपियर पे बेन जॉनसन ने कमेंट किया है कि ही नोज स्मॉल लैटिन एंड स्मॉल ग्रीक।
ठीक है, यानी विलियम शेक्सपियर को थोड़ी लैटिन आती थी, थोड़ी ग्रीक आती थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ग्रामर स्कूल में थे और वहां पे ग्रीक एंड लैटिन सिखाई जाती थी और वही लिटरेचर पढ़ा जाता था। तो इस वक्त जो रेनेसेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो हाई रेनेसा का टाइम है, वहां पे ग्रीक और लैटिन लिटरेचर जो कि क्लासिकल टाइम का लिटरेचर है, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जा रही थी। और इसी का इन्फ्लुएंस, इसी का इम्पैक्ट हम देखेंगे एलिजाबेथन लिटरेचर पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इटली के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर थे पेट्रार्क। ठीक है, और इनको पोएट लॉरेट भी बनाया गया था अपने टाइम में, एंड ही वाज द पायनियर इन हिज एफर्ट्स जो उन्होंने किए थे लैंग्वेज को लेके। और इनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म क्या है उस टाइम पीरियड के हिसाब से, वो मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, ही जस्ट कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड मैनी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट विद प्लेटो। प्लेटो की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी और एरिस्टोटल की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, उनको कलेक्ट किया, उसके बाद उनको कंपाइल किया। इसके अलावा एक राइटर और थे उस टाइम पीरियड के सिसरो, उनके वर्क्स को भी इन्होंने कलेक्टेड एंड कंपाइल किया था। और इन्होंने एक नया डेवलप किया था फॉर्म, जो कि जिसको हम सोनेट बोलते हैं। ठीक है, अपने तरीके से इन्होंने जो वर्नाकुलर फोक सॉन्ग होते हैं, अगर हिंदी में बोले तो जो लोक गीत होते हैं, उनसे इन्होंने सोनेट फॉर्म किया था। और इनका जो सोनेट कलेक्शन का नाम था, उसका नाम था सोनेट टू लॉरा। लॉरा इनकी बीलव्ड का नाम था एंड शी वाज अ विडो, एंड लेटर ऑन उनसे ये शादी भी करते हैं। ओके, ही इज ऑल्सो द ऑथर ऑफ एन एपिक अफ्रीका, इनकी पोम का नाम है, जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है। और अगर इनके डिसिपल की बात करें तो वो थे बोकाशियो। बोकाशियो को फादर ऑफ इटालियन प्रोज बोला जाता है, वो भी इटली के ही राइटर थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 100 शॉर्ट स्टोरीज का अपना एक कलेक्शन लिखा था, जिसका नाम है डेकामेरन, जिसको सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, और एंशियंट जो ग्रीक लिटरेचर है, ये फ्लोरेंस में बहुत स्प्रेड किया बहुत तेजी से, बिकॉज ऑफ दोज ग्रीक स्कॉलर जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल से आए थे अपनी ग्रीक स्कॉलरली जो थॉट्स लेके या फिर अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके। बिकॉज ऑफ दीज पीपल जो रेनेसेंस है वो काफी हद तक स्प्रेड हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो नोटेबल राइटर एक और है उस टाइम पीरियड में, वो है इरास्मस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो लैटिन वर्क्स हैं उनका करेक्शन किया था और उनमें एडिटिंग की थी। और इन्होंने जो न्यू टेस्टामेंट है उसको ग्रीक लैंग्वेज में एडिट किया था। अब ये न्यू टेस्टामेंट क्या है? दिस इज बेसिकली द सेकेंड पार्ट ऑफ द बाइबल, जिसमें गॉस्पेल्स होती हैं, जिसमें एपिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो वो है। इसके बाद एक बहुत ही एक तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज आता है, बिकॉज जर्मनी में जोहानस गुटेनबर्ग जो होते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन करते हैं ऑलमोस्ट 1450s के टाइम पे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो लिटरेचर है उसमें एक ह्यूज चेंज देखने को मिलता है, एक तरीके से एकदम से बूम आता है। और उन्होंने सबसे फर्स्ट बुक जो पब्लिश की थी वो थी द बाइबल। ओके, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस जो इंग्लैंड में आती है, कैसे आती है? विलियम कैक्सटन एक मर्चेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस को 1476 में इंग्लैंड में लेके आते हैं। ठीक है, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। सून मेनी प्रिंटिंग प्रेसेस केम अप ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है, बहुत जल्दी बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस हो गई, प्रोवाइडिंग द रेनेसेंस मूवमेंट विद द स्टूमुलस। ओके, देखो जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उस वक्त इंग्लैंड में ऑलमोस्ट 9,000 कुछ समथिंग जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो थी। ठीक है, उसके पहले ट्रांसक्राइब किया जाता था। एक पर्टिकुलर अगर बुक आपके पास है तो एक ही बुक एक इंसान एक टाइम में पढ़ सकता है, फिर वो दूसरे को देगा, फिर वो तीसरे को देगा, इस तरीके से पढ़ा जाता था। इसके अलावा उसको कॉपी करने का भी काम किया जाता था, बट वो बहुत टाइम टेकिंग था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आती है तो वो विद इन 20 ईयर्स वो 9,000 बुक्स जो है वो 15 मिलियन बुक्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इट वॉज बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ये पॉसिबल हो पाया। और जो अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स है एट लोअर रेस्ट, यानी कि कम प्राइस में, इसने जो कॉमन मैन है उसको और ज्यादा अवेयर किया, लोग एजुकेटेड हुए और इससे लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ा। ओके, इसी टाइम पीरियड में जब लोगों को एजुकेशन मिली, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया चीजों को। ठीक है, जितने भी एजुकेटेड लोग थे दे जस्ट स्टार्टेड क्वेश्चनिंग चर्च की अथॉरिटी एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश रेफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। इंग्लिश रेफॉर्मेशन में आपको सबसे पहले याद रखना है जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ही ट्रांसलेटेड फर्स्ट इंग्लिश
बाइबल, ठीक है, इंग्लिश में बाइबल इन्होंने ट्रांसलेट की थी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अलावा इनके बाद आते हैं मार्टिन लूथर, इनका नाम आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर का। ही वॉज अ जर्मन और इन्होंने जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। इसके बाद आते हैं हेनरी एट। हेनरी एट ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जो रोम का कैथोलिक चर्च है वहां से कट ऑफ करके चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया था, ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया था। ओके, इंग्लिश रेफर्मेशन जो है वो एक सेपरेशन था कैथोलिक चर्च से, एज आई सेड, और यहाँ से क्रिएशन होता है चर्च ऑफ इंग्लैंड का अंडर द रेन ऑफ किंग हेनरी एट एंड हिज 3 चिल्ड्रन। 3 चिल्ड्रन में आपके एडवर्ड द सिक्स्थ, मैरी द फर्स्ट एंड क्वीन एलिजाबेथ। और जब प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन जो बिगिन हुआ था, इट वाज स्टॉन्चली कैथोलिक कंट्री उस वक्त, यानी कि बहुत ही कट्टर कैथोलिक कंट्री थी इंग्लैंड उस वक्त, और ये 1521 में किंग हेनरी एट ने इसको खत्म किया। ओके, उन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया था 1534 में, ठीक है, और इस एक्ट की वजह से रोमन कैथोलिक चर्च से है वहां से सेपरेशन हो गया ऑफिशियली, और इन्होंने किंग हेनरी एट ने खुद को सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च घोषित कर लिया, ठीक है। यानी कि अब इसके पहले क्या होता था कि जो चर्च की मेन अथॉरिटी होती थी वो पोप होता था, और पोप में भी जो रोमन कैथोलिक चर्च है, जो रोम का चर्च है, वो मेन अथॉरिटी होता था। तो उसको खत्म करते हुए इन्होंने खुद को सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च बनाया, और यहाँ से इंग्लिश रेफॉर्मेशन जो है, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है, और इसके बाद इंग्लैंड रिलीजन को अपने हाथ में ले लेता है, और यहाँ से 2 लोगों में बट जाते हैं, वन इज कैथोलिक एंड द सेकेंड वन इज प्रोटेस्टेंट। ओके, प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट के अलावा भी एक जो लोग होते हैं इन्हीं से निकल के आते हैं जो कुछ ज्यादा ही रिफॉर्म चाहते हैं, दे वर प्यूरिटन्स। ओके, इन सब पे आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा डिटेल्ड, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिस ना हो। अब बात करते हैं रेनेसेंस लिटरेचर में, ठीक है। अगर क्लासिकल लिटरेचर की बात करें तो रिवाइवल इसका तो हुआ ही था, इसके अलावा बहुत सारे न्यू वर्क्स इमर्ज हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड, बोथ क्लासिकल लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज से मतलब है वर्नाकुलर, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में आती थी। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का लिटरेचर स्टार्ट हुआ क्योंकि देखो उस टाइम जो फ्रेंच थी दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, क्योंकि इसके पहले एंग्लो नॉर्मन्स थे तो उनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी, तो उसकी वजह से कोर्ट की लैंग्वेज फ्रेंच ही चल रही थी। इसके अलावा अगर जो चर्च की बात करें तो चर्च की लैंग्वेज थी लैटिन, बट जितने भी टेक्स्ट थे, जिसके जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट हैं या जितना भी लिटरेचर है, कॉमन मैन इसको नहीं समझ सकता था क्योंकि सभी पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो जो लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया गया या फिर नए तरीके से लिखना शुरू किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर जो लोकल लेवल की लैंग्वेजेस होती हैं उसमें लिखना शुरू किया गया ताकि जो कॉमन मैन है वो लैंग्वेज को समझ के लिटरेचर को समझ सकें। ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट डिवाइन कॉमेडी जो कि दांते ने लिखी थी और इटालियन लैंग्वेज में लिखी थी। ओके, लाइकवाइज चाउसर जो थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था कंटेरवरी टेल्स, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में आपको एक चीज समझनी है कि चाउसर वाज द एक्सेप्शन जो इंग्लिश में लिख रहे थे, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे राइटर्स थे वो क्या करते थे, सभी लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा था उस वक्त, जैसे आज इंग्लिश लैंग्वेज का जाता है। तो चाउसर जो थे वो इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किए और इन्होंने लैंग्वेज को भी काफी ज्यादा डेवलप किया था उस टाइम पीरियड में। होता क्या था, इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर है इवन वो भी इंग्लिश में तो लिखते थे समहाउ, लेकिन उसका टाइटल जो है वो लैटिन लैंग्वेज में रखते थे। अगर आप इस टाइम पीरियड के वर्क्स उठा के देखेंगे तो सबके टाइटल्स आपको, मोस्ट ऑफ द टाइटल्स लैटिन लैंग्वेज में ही मिलेंगे क्योंकि उसका एक अपना इन्फ्लुएंस था उस वक्त, ठीक है। बट चाउसर ने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ओके, इसके अलावा अगर फ्लोरेंस में हम देखें तो इटली में इस टाइम मैकियावेली थे जिन्होंने 8 वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखा था, और इनकी द प्रिंस जो बुक है वो मोस्ट फेमस बुक है पॉलिटिकल साइंस में। ओके,
अब इटली वॉज होम टू रेनेसेंस मोस्ट फेमस लिटरेरी फिगर्स। उस टाइम पे चाहे पेट्रार्क हो गए, दांते हो गए, मैकियावेली हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स जो थे या सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स जो थे, इसमें हम लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, इन सबको भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो सारे ही इटली में उस टाइम पे थे। दैट इज वाई रेनेसा उस टाइम पे इटली में जो इटालियन रेनेसा है वो अपने पीक पर था। ओके इसके अलावा फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन टिपिकल रेनेसेंस लिटरेचर कैन आल्सो बी फाउंड। ठीक है, धीरे धीरे जो रेनेसा है वो बाकी जगहों पे भी फैल रहा था और एक डोमिनो इफेक्ट की तरह ये काम कर रहा था। आगे हम बात करें तो इंग्लिश में फेमस बुक यूटोपिया, जो कि लैटिन में लिखी गई थी, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, जो कि सर टॉमस मूर ने लिखी थी। अब यूटोपिया के पीछे एक थोड़ा सा पॉइंट है। देखिए, जब भी हम फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हैं, एक टीचर है, अब इसमें एक लड़की है, मान लो इसका नाम सीता है, तो अगर टीचर सीता को बोलती है सारे स्टूडेंट को छोड़ के कि यू आर द बेस्ट इन द क्लास, ठीक है, तुम बहुत सिंसियर हो, तुम बहुत टाइम से काम करती हो, बहुत अच्छे से काम करती हो, काम को लेके बहुत अवेयर हो, तो इसका मतलब है कि ये बाकियों से कह रही है कि तुम लोग नहीं हो। ठीक है, मतलब किसी एक को सिर्फ के सामने किसी एक को अप्रिशिएट करना, मतलब एक आपको कंपैरिजन देना कि आप खुद को इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, सर टॉमस मूर ने, ये कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी थी उससे ये सेटिस्फाई नहीं थे, तो इन्होंने यूटोपिया जो एक वर्क है वो लिखा कि एक्चुअल एक गुड जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। यूटोपिया वर्ड को हम राम राज्य भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इन्होंने वो कंपेयर करने के लिए ये वर्क लिखा था ताकि लोग समझ सकें कि क्या बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा सर टॉमस यार्ड जो कि 1520s एंड 30s के टाइम पे थे, उन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लैंग्वेज में और ये सर्कुलेट हुआ था इंग्लिश में इन 1557 इन द पब्लिकेशन ऑफ टॉटल्स मिसलेनी। ये टॉटल्स मिसलेनी जो है ये फर्स्ट एंथोलॉजी है इंग्लिश पोएट्री की, फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, इसके थ्रू जो सोनेट्स हैं वो वाइडली सर्कुलेट हुए थे इंग्लैंड में और सोनेट की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगर फर्स्ट कॉमेडी की बात करें तो वो थी रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि सर निकोलस उडाल ने लिखी थी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, दैट इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। एंड अगर हम फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी की बात करें तो वो थी गॉबडक, जो कि 1561 में आई थी, सर टॉमस सैकविल एंड टॉमस नॉर्टन के द्वारा। ये दोनों हेडमास्टर थे स्कूल में, अपने बच्चों से ही स्कूल में परफॉर्म करा के देखते थे, तो वहां से इनको आइडिया आता है कि फर्स्ट ट्रेजेडी ऐसे लिखी जा सकती है, ऐसे इसको परफॉर्म किया जा सकता है। ओके, और ये फर्स्ट वर्क था जिसमें ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्लैंक वर्स। इसके अलावा जो 3 यूनिटीज होती हैं उसमें से ये 1 यूनिटी को फॉलो नहीं करता, ये अपने आप में पहला ऐसा ड्रामा होता है एंड लेटर ऑन बहुत सारे राइटर्स इससे इन्फ्लुएंस होके अलग अलग ड्रामा लिखते हैं। इन एलिजाबेथन एरा हाउएवर मार्क द स्टार्ट ऑफ द इंग्लिश रेनेसेंस, और इस टाइम पीरियड पे रेनेसेंस अपने हाई पीक पर था। मिस्टी मिरेकल मोरालिटी प्ले टू सेकुलर एंड कमर्शियल ड्रामा इन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले ड्रामा जो था वो डिडक्टिव था, वो सिर्फ सिखाने के लिए होता था लोगों को, या फिर जो लोग जो कॉमन लोग हैं वो बाइबल नहीं पढ़ सकते तो उनको परफॉर्म करके समझाया जाता था कि एग्जैक्टली बाइबल में क्या है। ठीक है, हुआ क्या, जो मिस्टी मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले थे जो चर्च में परफॉर्म किए जाते थे वो रिलीजियस प्ले थे, समहाउ दे वर टीचिंग द रिलीजन समहाउ। और मोरालिटी प्ले थोड़ा सा डिफरेंट था, उससे होता क्या है, उससे हटके हम इंटरल्यूड पे आते हैं। इंटरल्यूड बहुत पॉपुलर होता है एक टाइम पीरियड के बाद, और इसमें 2-3 चीजें इंट्रोड्यूस की जाती हैं, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी विट्स पे आते हैं, यूनिवर्सिटी बिट्स पे। तो मिस्टी मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले से हटके ड्रामा सेकुलर होता है मोरालिटी एंड इंटरल्यूड के थ्रू, और यहाँ से ड्रामा जो है वो यूनिवर्सिटी बिट्स के हैंड में जाता है और वो इसको कमर्शियल करते हैं। ओके, अगर हम बात करें एलिजाबेथन एरा में तो विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड क्रिस्टोफर मार्लो, चार्ल्स वेबस्टर, एंड पोइट्स में बात करें तो एडमंड स्पेंसर, वेरी इंपॉर्टेंट पोइट, इन्होंने ही फेरी क्वीन लिखा हुआ है, और सिडनी, और इसके अलावा वेन जॉनसन, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर।
याद रखना है इसको। ओके, इसके अलावा हम रेनेसा आर्ट पे आते हैं। तो क्रिश्चियन रिलीजन जो था उस टाइम पीरियड पे वो डोमिनेट कर रहा था चर्च में। मतलब अगर पेंटिंग है तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी दिखेगी, या फिर कोई स्कल्पचर बना हुआ है तो उसमें भी, इवन मोनूमेंट्स में भी ये थीम्स देखने को मिलती थी। बट हुआ क्या, धीरे धीरे जो नए वर्डिंग आर्टिस्ट जो थे उन्होंने लव ऑफ नेचर, ह्यूमन बॉडी, इस तरीके की चीजों को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया रेनेसेंस के टाइम पे, और यहाँ से हमें पेंटिंग एंड आर्ट्स में चेंज देखने को मिलता है। ओके, ऑल्दो द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म प्रिवेल्ड, ठीक है, वो था तो, बट क्रिश्चियन वाज टॉपिक ऑफ द मोस्ट रेनेसेंस आर्ट, ठीक है, बट क्रिश्चियनिटी भी उसके साथ ही पैरेलल में फॉलो की जा रही थी समहाउ, उसकी थीम्स जो थी वो हमें देखने को मिल रही थी। अगर हम रेनेसेंस पेंटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी आर्ट में तरक्की हुई है रेनेसे के टाइम पे तो वो थी पेंटिंग्स, जिसमें आपको याद होगा लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा, और दूसरा इनका एक दूसरा पेंटिंग है द लास्ट सपर। इसके अलावा माइकल एंजेलो वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने जो सिस्टीन चैपल है उसके चर्च को पेंट किया था 4 साल लगा के, ठीक है, वो आज भी बहुत ही फेमस मोनूमेंट्स में गिना जाता है। इसके अलावा राफेल थे, राफेल ने मेडोना नाम की पेंटिंग बनाई हुई है, आप गूगल करके इसको जरूर देखिएगा, और ये जितने भी पेंटर्स हैं इनकी पेंटिंग्स को एक बार गूगल करके देखना, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ ब्यूटीफुली दे जस्ट पेंटेड इट। ओके, इसके अलावा हम रेनेसेंस स्कल्पचर पे जब आते हैं तो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि ग्रीक्स एंड रोमन्स के टाइम पे जिस तरीके की मोनूमेंट्स थे, जिस तरीके का काम हुआ था, तो उसको ये फॉलो करते हैं। बट दे इंट्रोड्यूस्ड टू आइडियलाइज ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी को आइडियलाइज करना शुरू किया, यानी कि चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो गई या किसी भी तरीके का मोनूमेंट्स बन रहा है तो उसमें ब्यूटी को इम्पोर्टेंस देना शुरू हुआ। एंड इम्फेसिस ऑफ एनाटॉमी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसको एज इट इज बनाना, उसके जो स्ट्रक्चर है जिस भी तरीके से है उसको एज इट इज दिखाना, तो वो एनाटॉमी पे बहुत ज्यादा काम किया गया। इसके बाद रियलिज्म, यानी कि टू शो एज इट इज। इसके अलावा मटेरियल एंड टेक्निक की बात करें तो रेनेसेंस के टाइम पे ये लोग वुड का भी यूज करते थे, ठीक है, मार्बल का भी यूज करते थे, और डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल यूज करके इन्होंने बहुत सारी नई नई टेक्निक्स का यूज करके ये सारी पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर इन सब में काम हुआ था। इसके अलावा मोनूमेंटल स्कल्पचर की बात करें तो अडोन्ड चर्चेस में बहुत ज्यादा काम हुआ है, चाहे वो ग्लास विंडो पे पेंटिंग हो गई, इसके अलावा प्लेसेस बहुत सारे, और पब्लिक स्क्वायर्स, यानी कि कोई चौराहा हो गया तो उस पर किसी मूर्ति को रखना, इस तरीके से सर्विंग एज सिंबल ऑफ पावर, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट। इससे ये शो होता है कि वो कल्चरली कितने रिच हैं। और इसके अलावा पैटर्नाइजेशन, एज आई सेड अर्लियर, आर्ट का और लिटरेचर का, ठीक है। आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, माइकल एंजेलो, राफेल एंड लियोनार्डो दा विंसी, ये 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइंस पे आते हैं। इस वक्त साइंस में क्या क्या एडवांसमेंट हुआ था या किस तरीके से काम हुआ था। देखो, सबसे पहले तो अगर वेरी स्टार्टिंग की बात करें तो वो था इंजीनियरिंग और इन्वेंशंस। रेनेसे के टाइम पे लियोनार्डो दा विंसी जो थे और कुछ इंपॉर्टेंट अदर कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो इंजीनियरिंग है या फिर जो आर्किटेक्चरल टेक्निक्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा काम किया। मशीन्स पे, जैसे लियोनार्डो दा विंसी ने फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे काम किया। इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पे बहुत काम किया, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाने के लिए इन्होंने ह्यूमन बॉडी या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करके बुक्स भी लिखी हैं, ठीक है। तो इन्वेंशन, और इससे क्या होता है, एक तरीके से रेवोल्यूशन आता है साइंस में, वेरियस फील्ड्स में, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे मैंने बताया कि इन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश की थी। इसके अलावा इन्होंने पैराशूट बनाने की भी कोशिश की थी। उस वक्त आप यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस वक्त की बात हो रही है। और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जो है उनको वैल्यू मिलना शुरू हुई, रेदर देन जो एरिस्टोटल या गैलन के टाइम पे जो लिखा हुआ था या फिर जो वो लोग कह के गए थे उसी को फॉलो करते रहना। देखो, उस टाइम पीरियड में साइंस मतलब एरिस्टोटल ने जो कहा था, साइंस मतलब गैलन ने जो कहा था, या फिर इन्हीं के टाइम पीरियड में जितने भी साइंस या फिर ऑब्जर्वेशन के बेस पे जिन लोगों ने सोच के कोई थ्योरी दी है,
तो उसी तरीके से सोचना मतलब साइंस माना जाता था। बट यहाँ से हुआ क्या, जो क्वेश्चन करने की जो प्रिवेलिंग टेंडेंसी थी, उसकी वजह से लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया और थिंकिंग में एक शिफ्ट आया। इसकी वजह से बहुत सारा ग्राउंड वर्क हुआ साइंटिफिक मेथड्स पे। ओके, फ्रांसिस बेकन जो है इस वक्त के फादर ऑफ मॉडर्न साइंस माने जाते हैं और ये जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है इसका मेथड भी इन्होंने दिया हुआ है। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी, जो निकोलस कोपरनिकस ने दी थी, ठीक है, ये इट जस्ट ब्रोक मिसबिलीफ ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम की जो अर्थ है दैट इज द सेंटर, इस मिसबिलीफ को इन्होंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। और सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था मूवमेंट ऑफ ऑल सेलेस्टियल बॉडीज वर कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटेशन। एज यू ऑल नो कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का जो थ्योरी है वो यहाँ पे दिया है। इसके अलावा लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन वर स्टेटेड बाय जोहानस केपलर। ओके, और गैलीली जो थे इन्होंने इन्वेंट किया था टेलीस्कोप, जिसके बाद जो कॉपरनिकन थ्योरी थी उसको वेरिफिकेशन मिल गया था। ओके, अगर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो रेनेसेंस के टाइम पे एकेडेमिया डेई लेंसी जो कि इटली में था, इसके अलावा रॉयल सोसाइटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में आप एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है, ये इंग्लैंड में स्टैब्लिश किया था नेचुरल साइंस और लैंग्वेजेस के एडवांसमेंट को लेके। और अगर हम रेनेसेंस के पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि जो मैकियावेली थे उनकी बुक थी द प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस, उसका एक इम्पैक्ट था अपना। इसके अलावा टॉमस मूर की यूटोपिया और जितने भी मिडिवल थियोलॉजिकल और रिलीजियस थॉट थे वहां से डिफरेंट वर्क्स आना स्टार्ट हुए। ओके, रेनेसेंस थिंकर जो थे वो ट्राई टू सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करके थ्योरीज दी थी, ना कि रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स चलाना, ठीक है। इट हैड बीन रिफ्लेक्टेड इन द वर्क्स ऑफ निकोलस मैकियावेली। ओके, एंड ही वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसके अलावा लेटर ऑन हम बात करें तो टॉमस हॉब्स जिन्होंने लेवियाथन वर्क लिखा हुआ है, लेवियाथन, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें क्या थ्योरीज दी गई हैं। इसके अलावा जॉन लॉक हैं, इन्होंने एक वर्क लिखा हुआ है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट इनका एक वर्क है। तो ये सारे लोग जो थे वो आपके पॉलिटिकल साइंस में हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लिटरेचर के जो राइटर्स हैं उन्होंने भी पॉलिटिकली काफ़ी अपने वर्क्स में उस चीज़ को बताया है कि कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए। सो इट वाज ऑल अबाउट रेनेसेंस। हम एक बार इसको रिकैप करेंगे कि हमने क्या समझा क्या पढ़ा। ओके, देखो रेनेसेंस बेसिकली जो है वो सबसे पहले इटली में आया था, ठीक है। इटली के बाद ये अलग अलग जगह डोमिनो इफेक्ट की तरह फैलता गया, ठीक है। उसके बाद ये यूरोप में आता है, ठीक है। और इसका ओरिजिन कॉज एंड रिजल्ट्स हमने समझा, लिटरली वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हमने ये समझा कि रेनेसेंस जब इटली में था तो उसके क्या क्या फीचर्स थे या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, उस वक्त क्या चल रहा था। और रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, बेसिकली रिवाइवल में आपने समझा कि सिर्फ रिवाइवल नहीं हुआ था, रिवाइवल के साथ नया भी क्रिएट किया गया था। तो दैट इज वाई रेनेसेंस इतना इम्पैक्टफुल है अपने आप में। उसके बाद हमने समझा इंग्लिश रेफॉर्मेशन आया, पीपल जस्ट स्टार्टेड क्वेश्चनिंग थिंग, और वहां से चर्च की अथॉरिटीज जो थी उन पे क्वेश्चंस उठ गए, तो इंग्लिश रेफॉर्मेशन आता है। उसके बाद रेनेसेंस लिटरेचर जो है, लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी थ्योरीज देना शुरू की। लिटरेचर क्लासिकल से तो इन्फ्लुएंस था ही, नए तरीके का लिटरेचर भी हमें देखने को मिलता है, जैसे सोनेट, जैसे मिस्ट्री मिरेकल मोरालिटी प्ले, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इट वाज ऑल न्यू, ठीक है। पहली ट्रेजेडी, पहली कॉमेडी, इट वाज ऑल न्यू फॉर इंग्लैंड। ओके, इसके अलावा रेनेसेंस आर्ट में हमने देखा कि क्रिश्चियन थीम से थोड़ा सेकुलर की तरफ भी हम बढ़ते हैं, और जो नेचर है या फिर जो ह्यूमन बॉडी है उसको इम्पोर्टेंस मिलना शुरू होता है। और अदर वर्ल्डलीनेस के अलावा दिस वर्ल्डलीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम यहाँ पे समझा हमने, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमैनिज्म प्रिवेल्ड था उस टाइम पीरियड में, ठीक है। रिनेसेंस स्कल्पचर की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी, टेक्निक्स और इनका जो मटेरियल था वो सब, और ये एक तरीके से कल्चरल अचीवमेंट को दिखाता है उस वक्त के
ये दिखाता है कि वो कल्चरली कितने रिच थे, ठीक है, ये सब ट्रेडिशंस कितने रिच थे उनके, वो सब। डेवलपमेंट ऑफ साइंस में आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, लियोनार्डो दा विंसी, इसके बाद एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन में फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, एंड आइजैक न्यूटन, इसके अलावा केपलर, ठीक है, गैलीलियो गैलीली इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, ये सारी चीजें। और रॉयल सोसाइटी और रेनेसेंस इन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें निकोलस मैकियावेली, थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक, ये सारे लोग, इसके अलावा टॉमस मूर भी थे। तो ये सब रेनेसेंस का अपना एक इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है, रेनेसेंस जो था एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जब एक जगह चीजें चेंज होती हैं, वहां से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर तीसरी जगह, तो ऐसे करके पूरे यूरोप में रेनेसेंस फैल जाता है और 17th सेंचुरी में रेनेसेंस अपने पीक पे पहुंचता है, जिसमें ये 1660 में जाके एंड करता है। ओके, 1660 में जाके एंड करता है और वहां से हमें एक दूसरी एज देखने को मिलती है, दैट इज न्यू क्लासिसिज्म या फिर रेस्टोरेशन एज। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट रेनेसेंस। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आगे की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपसे मिस नहीं हो। एंड कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।